हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन जीएस। ये जो हमारा उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन जीएस है, इसको देखेंगे। ये इसके अंतर्गत सभी परीक्षाओं में आए हुए सवाल इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है, देखने को। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे हम देखते हैं। इसके अंतर्गत 25,000 प्लस क्वेश्चन है। हम धीरे धीरे सभी क्वेश्चनों को आपको बताएंगे। देखिए, इसमें विषय सूची क्या क्या पढ़ना है। इतिहास, जो हमारा इतिहास को 3 भागों में बांटा है। इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला जो हमारा भाग है उसका जो नाम है प्राचीन इतिहास। दूसरा जो हमारा भाग है वो मध्यकालीन इतिहास है। और तीसरा जो हमारा भाग है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को, यानी इसको आज कवर करेंगे। और इसमें क्या क्या पढ़ना है विषय सूची में, उसको हम जान लेते हैं, फिर इसके बाद शुरू करेंगे। देखिए, इसमें दिया कि अगले में भारत का भूगोल, अगले में भारत का भूगोल पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या है, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। फिर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक वीडियो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की बनेगी। और समान विज्ञान और भारतीय कृषि, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे। फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, इसके अंतर्गत जनसंख्या एवं नगरीकरण पढ़ेंगे। और देखिए, अब लास्ट में आपका जो आता है विशेष सूची के लास्ट में उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान या उत्तर प्रदेश स्पेशल, हम इसको बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये हमारी विशेष सूची थी दोस्तों, बिल्कुल यहाँ इसको देख लीजिएगा। और हम शुरू करेंगे आपका जो हमारा पहला है आपका अध्याय प्राचीन इतिहास। हम इसको शुरू करेंगे जो कि इतिहास का यह पहला है चैप्टर। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारा इतिहास का जो 3 भागों में बटा हुआ था उसका पहला भाग है प्राचीन इतिहास। इसे कहते हैं इंग्लिश में एशियंट हिस्ट्री। इसको हम कवर करेंगे आज, ठीक है। देखिए, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करते हैं, पहला हमारा इसमें है कि भारत की प्रौद्योगिकी, प्रागैतिहासिक और संस्कृतियाँ। ये जो हमारी भारत की जो प्रागैतिहासिक जो संस्कृतियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती है, कैसे है, इसको पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारी पहला है, इसमें ऑप्शन में पहला है कि मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में। जो कहने का मतलब है कि जो मध्य पाषाणिक काल के जो स्थल थे उनको हम भौगोलिक की दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में कैसे रख सकते हैं और कैसे इसमें रखा है। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम आपका होता है क्या, सबसे पश्चिम में आता है, पश्चिम से पूर्व में महदहा आता है, फिर इसके बाद लखहरिया आता है, फिर पैसरा आता है, और फिर आपका जो लास्ट में आता है बीरभानपुर आता है। यह हमारा पश्चिम से पूर्व का क्रम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सही सुमेलित है क्या क्या है। पहला पुरातात्विक स्थल और एक है वर्तमान का स्थल। कहने का मतलब यह पुराना स्थल है और यहाँ पे नया वर्तमान का स्थल है। कौन कौन सा, जो हमारा निवासा है, यह हमारा प्राचीन स्थल था। यह कहाँ पे है, इसे वर्तमान में, यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। देखिए, यह हमारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। यदि हम बात करते हैं ईसमपुर की, तो हमारा ईसमपुर जो हमारा है यह वर्तमान में कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। यह आपका पुरातात्विक स्थल है, लेकिन वर्तमान में यह पूछेगा कहाँ है, तो कर्नाटक में है। डीडवाना की बात करें तो डीडवाना हमारा पुरातात्विक स्थल है और जो कि वर्तमान में बात करें तो राजस्थान जिला है, राजस्थान राज्य में है, ठीक है। गुड़ियाम गुड़ियाम की बात करें, गुड़ियाम गुफा, तो हमारा जो गुड़ियाम गुफा है यह वर्तमान में तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें प्राचीन के आर्यों की, तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो उनकी प्राचीन काल की बात करें तो उस समय जो हमारे आर्य थे उनको जीने के लिए और सबसे मुख्य चीज़ था क्या, शिकार करना। खाने पीने के लिए उसी पर आश्रित थे। उन्हें शिकार करना जरूरी था और उसे उस समय के काल में शिकार को कहते थे आखेटक। आखेटक कहते थे शिकार करना, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करते हैं कि वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले मिले हैं, तो वो कौन से हैं, तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ से आपको प्राचीनतम जीवन के प्रमाण मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यह लहुरा देव से। कहाँ से, लहुरा देव से मिले हैं। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। जो हमारे मध्य की बात करेगा तो उसमें आपका है, आपका देखिए वो आपका है बागौर से। कहाँ से मिला था, बागौर से, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं।
मध्य पाषाण काल के में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो मध्य पाषाण की बात करता है तो उस समय मिला था कहाँ से? लेखनिया से मिला था, लेखनिया में। ठीक है, जो हमारे पशु वगैरह मिले थे पशुपालन, ये मिला था लेखनिया में। ठीक है, देखिए मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। यदि बात करिए मध्य पाषाण की तो पशुपालन की बात करता है तो किस में मिले थे? तो मिले थे आदमगढ़ में। आदमगढ़ में पशुपालन के प्रमाण मिले थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तो मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था। ठीक है, मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं। मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। कब आया था? तो गुप्त कराल से आया था, गुप्त कराल से आया था। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ से? तो यह हुई थी नवपाषाण काल से। उस समय से जो हमारी खाद्यान्न कृषि का जो प्रचलन शुरू हुआ था तो यह शुरू हुआ था सबसे पहले नवपाषाण काल से। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करते हैं कि नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे, कहाँ से मिले थे? जो हमारे गर्त निवास थे उनके अवशेष मिले थे बुर्जहोम और गुफ कराल से। कहाँ मिले थे? बुर्जहोम और गुफ कराल से मिले थे। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। यह कहाँ से संबंधित है? नवपाषाणिक से। वह कहाँ था? तो संगल कल्लू था, संगल कल्लू में था। ठीक है, वहीं से मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हैं कहाँ से? तो विंध्यन क्षेत्र से। जितने हमारे विंध्यन के क्षेत्र हैं उन्हीं सब क्षेत्रों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है प्राचीन समय में। ठीक है, अब देखो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? कौन सा अनाज था? तो जौ था। सबसे पहले मानव ने जौ अनाज को क्या किया था? उपयोग किया था। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया भारत ने। सबसे पहले कपास की खेती भारत ने शुरू किया था। कपास से ही हमारे कपड़े बनाए जाते हैं, वस्त्र। ठीक है, देखिए बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई कहाँ से? तो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में इनका जो स्मारक थे उनकी पहचान की गई थी। जहाँ पे मृतकों को दफनाते थे वहीं से इसकी पहचान की गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, एक ही कब्र से, तो वह जो हमारी कब्र थी कौन सी? दमदमा से। कहाँ से? वह कब्र मिली थी हमारी, यह दमदमा में मिली थी। इसी में एक कब्र से 3 कंकाल मिले थे दमदमा में। विंध्यन क्षेत्र की वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, तो सबसे ज्यादा मानव का कंकाल मिला था आपका लेखहरिया से मिला था, लेखहिया से। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा कंकाल मिला था। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो सबसे ज्यादा चित्र भीमबेटका से मिले थे। सबसे ज्यादा कहाँ से मिला था? भीमबेटका से। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। यह कहाँ पे? तो पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। क्या नाम है उसका? दधेरी, दधेरी। ठीक है, देखिए ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है। नौदा टोली हमारा ये एमपी में है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था कहाँ से? तो हस्तिनापुर से हुआ था। हस्तिनापुर से गैरिक मृदभांड का पात्र जो आपका नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं कि भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में की प्राचीनतम प्रमाण मिले, तो सबसे पहले जो प्राचीनतम प्रमाण मिला था हमारा अतरंजी खेड़ा से मिला था। कहाँ से मिला था? अतरंजी खेड़ा से हमारा क्या मिला था? लौह धातु मिला था। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। कहाँ के लोग? महाराष्ट्र के लोग। वह उत्तर से दक्षिण की ओर उनको क्या करते थे? सुलाते थे। अर्थात कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में जो ताम्रपाषाण काल की अभी भी सभ्यता चली आ रही है, जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनको वो लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या करते थे? मतलब उनको रखते थे। ठीक है, उनको दफनाते थे। देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करते हैं, देखिए भारत एक मिनट, एक सेकेंड। यदि हम बात करते हैं कि कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से प्रमाण कांस्य और लोहे युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? अब ध्यान देना,
कांस्य सामग्री, पाषाण, कांस्य और लोहे, जो तीनों थे हमारे त्रिगुणीय विभाजन किया था थॉमसन ने किया था। थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि कांस्य, पाषाण और लोहे होते हैं ना, इन सब में इन्होंने जो जो सामग्री थी इनको अलग अलग विभाजन किया था। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। एक क्या थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। जो हमारे ये रॉबर्ट ब्रूस जो हमारे हैं, ये हमारे एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि बात करें कि ताम्रपाषाणिक स्थल नवदाटोली का उत्खनन किया था, किसने किया था? तो एच.डी. सांकलिया ने किया था। एच.डी. सांकलिया ने आपका नवदाटोली का उत्खनन किया था। भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध कहाँ पे है? तो आपका यह जो प्रसिद्ध होती है यह शैलचित्र के लिए थी। किसके लिए? शैलचित्र। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित किससे? तो यह आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित रखता है। कौन सा? दमदमा नामक पुरास्थल। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे आपका सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। अब दोस्तों हम इसको देखेंगे, सिंधु सभ्यता और संस्कृति। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता और संस्कृति की, तो कौन कौन सभ्यता है, क्या क्या संस्कृतियां हैं, ध्यान देना। पहला आपका है सही सुमेलन। सही सुमेलन से सूची क्या है? सूची 1 और सूची 2, इसमें 2 सूचियां हैं, सूची 1 और सूची 2। पहली जो सूची हमारी हड़प्पा पुरास्थल है, दूसरा क्या है? फसल। जो हमारा चहुंदड़ो था, कौन सा? चहुंदड़ो, उसके अंतर्गत हमें सरसों की खेती करने को मिलती थी। उसमें सरसों की खेती होती थी। वो जो हमारी वो जो फसल थी चहुंदड़ो की, वह फसल थी सरसों की। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में जो फसल थी वो थी तेल की। किसकी फसल? तेल की। कुंतासी में जो हमारी कुंतासी की जो फसल थी वो फसल थी आपकी कोदो। लुहास की बात करें तो लुहास में जो फसल उगाई जाती थी वो धान की फसल उगाई जाती थी लुहास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जल, तो धौलावीरा से। जाहिर सी बात है कि जल, यदि जल की बात करेगा तो जल से लोग मुंह धोते हैं ना, तो धौलावीरा, मुंह से लोग वीर हमारे मुंह धोते हैं, तो धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता में जल का साक्ष्य पूछेगा तो मिला था धौलावीरा से। यदि पूछे कि हड़प्पा पुरास्थल बनमाली स्थित है कहाँ, इसको आप बताएगा रंगोई नदी पर स्थित है। कहाँ पे बनमाली? रंगोई नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। मांडी की बात करें, जिसे कहते हैं ये भी करके मांडा देता है, तो मांडी की बात करता है तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। किसमें? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल ने से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। यह मोहनजोदड़ो एवं लोथल से मिले हैं। जो नाव के साक्ष्य मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वह मिले थे कहाँ से? चौंदड़ो और मोहनजोदड़ो से मिले थे और लोथल से मिले थे। कहाँ कहाँ से? मोहनजोदड़ो और लोथल से। ठीक है, जो नाव था, नाव का चित्र मिला था देखने को, नाव का मॉडल मिला था देखने को। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो उसमें सांड का अंकन नहीं है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है किसको? तो आलमगीरपुर को करता है। जो हमारा पूर्वी हिस्सा है वह आलमगीर है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। मिर्ण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो यह लोथल से हुई है। बात करता है किसकी? मृग पट्टिका की। तो मृग पट्टिका में जो हमारी जो सिंह युगीन देवता हैं, इनकी जो जो कृति मिली थी वो मिली थी लोथल से। कहाँ से मिली थी? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। हाथी दांत की बात करता है तो ये लोथल से मिला था। कहाँ से? लोथल से। लोथल से मिला कि सिंह युगीन देवता की कृति मिली है, और उसी से यहीं से हाथी दांत का पैमाना मिला है, लोथल से। आगे देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वह कौन है? तो सर जॉन मार्शल। दोस्तों सन जॉन मार्शल यही हैं जो सबसे पहले हड़प्पा को क्या किया था? उत्खनन करने वाले पुरातत्वविद यानी वैज्ञानिक है। सिंधु सभ्यता शब्द एक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का शब्द सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है कौन? पुरातत्व संबंधित खुदाई का। जो हमारा पुरातत्व खुदाई की जो बात हुई थी यह प्रकाश डालता है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आलमगीरपुर और एवं लुहास, यह हमारा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यह जो हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है
आलमगीरपुर और लोहास। ये सिंधु सभ्यता की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल से स्थित कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। यदि बात करता है लोथल की, तो हमारा लोथल हमारा गुजरात में है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले कहाँ से, तो धौलावीरा से। शैलकृत की बात करें, शैलकृत यानी पत्थरों पे जो जो चित्रकारी है, कलमकारी बनती है, उसकी यदि बात करें तो वह धौलावीरा से मिला है। एक जूते जूते हुए खेत की खोज किसने कब की गई थी, तो यह की गई थी कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। कहने का मतलब कि एक खेत मिला था उन लोगों को, वो खेत जोता हुआ था, तो वो मिला था कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है कौन, तो राखीगढ़ी है, ये सबसे बड़ा है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ पे, तो सिंधु घाटी में है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है कब से कब, देखिए यह था पूर्व आर्य, जब हमारे यहाँ पूर्व आर्य आए थे उसी समय मूर्ति पूजा का प्रारंभ शुरू किया गया। हड़प्पा संस्कृति की जननी जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन है, तो पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई होने के बाद ही हड़प्पा जो संस्कृति थी उसको उसको सब लोग जाना या उसके प्रमाण मिले। श्वेता और ऋग्वेदता में समानता समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है किससे, तो ईरान से। इसमें दो क्षेत्र हैं, अवेस्ता और ऋग्वेदता। तो ऋग्वेद जो हमारा है, अवेस्ता और ऋग्वेद जो हमारा अवेस्ता, इसका जो संबंध है हमारा, ये ईरानी लोगों से है। किससे, ईरानी लोगों से है। भारत की कपास की खेती सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से, तो मेहरगढ़ से। भारत के अंतर्गत जो कपास की खेती हुई थी सबसे पहले, यह हुई थी मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली वह बनमाली। बनमाली से ही मिट्टी के हल का जो आकृति यानी फोटो मिला था, तो यहाँ से मिला था आकृति, ठीक है, बनमाली से। आगे देखते हैं। वह स्थान जहाँ से शव पेटिका के प्रमाण मिले हैं, तो शव पेटिका जो मिला था हमारा, ये हड़प्पा से मिला है। कहाँ से, हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन्स था। पोर्ट टाउन का अर्थ होता है क्या, बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। क्या था, लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई गुजरात में। सबसे ज़्यादा हुई खुदाई कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। आगे देखते हैं। वो हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे अगली टॉपिक। इसका नाम है वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। देखिए इसको हम शुरू करते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित दशरथ युद्ध लड़ा गया था। यह पौरुषणी नदी के तट पर, कहाँ लड़ा गया था, पौरुषणी नदी के तट पर। जो हमारा दशरथ युद्ध हुआ था, यह हुआ था पौरुषणी नदी के तट पे। पुराणों के जो हमारे जो पांचों लक्षणों का उल्लेख मिला, कहाँ से मिला था, मत्स्य पुराण से मिला था। कहाँ से, मत्स्य पुराण से। 1028 संस्करण है क्या, 1028 संस्करण है ऋग्वेद में है। कितने हैं, ऋग्वेद, ये ऋग्वेद के संस्करण है। अष्टक भी कहा जाता है किसको, ऋग्वेद को। ऋग्वेद का एक और नाम है जिसे कहते हैं अष्टक। सही सुमेलन कीजिए। सुमेलन क्या क्या है, सूची 1 और सूची 2। पहली सूची में वेद है, दूसरी में क्या है, ब्राह्मण है, ठीक है। देखिए ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद आपका कौन सा है, इसको कहते हैं कौशिक की और इतरेत्तर ब्राह्मण। यह आपका ये सूची 2 में है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें जो ब्राह्मण आपके जो मिले हैं वह शतपथ तैतीरीय ब्राह्मण मिले हैं। सामवेद की बात करते हैं तो उसमें 25 षड्विश अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तन मिले हैं। अथर्ववेद की बात करते हैं उसमें गोपथ ब्राह्मण मिले हैं। कौन से मिले हैं, गोपथ मिले हैं अथर्ववेद में। आगे बढ़ते हैं। देखिए वेद वेदांग नहीं है, यह स्मृति। कहाँ मिला, स्मृति में। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी था कौन, स्वराज कर जमा करने वाला। मतलब जो कर लेता था उस समय वैदिक काल में, उसे कहते थे क्या, भागदूह, जिसे कहते हैं अधिकारी। भागदूह का अर्थ होता है अधिकारी, ठीक है। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है वो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा ऋग्वेद है, इसी के अंदर आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है, तो उसका सहस्त्र सतसहस्त्री संहिता, उसका नाम है सतसहस्त्री संहिता, हमारे महाभारत ग्रंथ का नाम है। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है क्या, तो ऋग्वेद में। यह मिला है आपका ऋग्वेद में। यदि बात करें पवित्र गायत्री मंत्र की तो ये हमारा ऋग्वेद में मिला है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है कहाँ से, तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का जो हमारा प्रसिद्ध मूल मंत्र है ये मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि थी कैसी, तो ब्राह्मणी लिपि है। ऋग्वेद लिखा हमारा गया है ब्राह्मणी लिपि में। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है कौन सा, तो सामवेद। जो हमारा सामवेद का संकलन किया गया है बिल्कुल ठीक हूबहू ऋग्वेद के ही आधार पर किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं
हम बात करते हैं आपके आगे, ऋग्वैदिक धर्म था कैसा। तो वह हमारा जो धर्म हमारा है बहुदेववादी धर्म है। कौन सा है? बहुदेववादी धर्म है ऋग्वेद। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी किस पे? तो बलि एवं कर्मकांड पे, ठीक है, विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। जो हमारे गोत्र होते हैं, सबसे पहले गोत्र को शुरू किया था ऋग्वेद से शुरू हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित थे इंद्र के। किनके? इंद्र के। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमारा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, ठीक है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है, वह हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, इसमें वर्ण मिलता है, वर्ण शब्द का नाम उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव, यव का शब्द कृषि उत्पादित युग में किया गया है। यव का अर्थ होता है जौ, ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में जौ को बोला गया है यव। आगे बढ़ते हैं, देखिए ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पे? तो यह लड़ा गया था परुष्णी, जिसे कहते हैं वर्तमान में रावी। परुष्णी का वर्तमान नाम है रावी। रावी नदी के किनारे लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था किसको? गाय को। ऋग्वेद में गाय हमारी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। वैदिक काल में अगन्या माना गया किसको? गाय को। गाय को कहते थे वैदिक काल में अगन्या, ठीक है। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वो का उपनिषद है। उपनिषद में ही हमें मोक्ष की चर्चा मिली है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था किसको? बृहस्पति को। बृहस्पति को क्या कहते थे वैदिक काल में? कहते थे उसको पुरोहित, ठीक है। वैदिक देवताओं में पुरोहित हो गया आपका। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था किसको? तो कुरु पंचाल को। कुरु पंचाल को आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था उत्तर वैदिक काल में। वैदिक कर्मकांड में होता था क्या? किससे संबंधित थे? तो ऋग्वेद से है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यदि बात करता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो सबसे ज्यादा जो नदी वर्णित है वह सिंधु नदी है। यदि बात करें ऋग्वेद में मातेतमा, मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया था किसको? तो सरस्वती नदी को किया गया था। इन्हीं का यह सब नाम है, मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा, ठीक है। आगे देखते हैं, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है आपका वाजस्नेयी। वाजस्नेयी ये आपकी संहिता है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे कौन? जो हमारे ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगण थे। ऋषि गौतम राहुगण थे हमारे शतपथ ब्राह्मण में। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हमारा इसमें हुआ था, पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? यह आपका अथर्ववेद से संबंधित है। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आपका अथर्ववेद से। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावादी के तत्व दिखाई देते हैं, तो आपका मैत्रायणी आपका जो उपनिषद है इसी में मिला था निराशावाद, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया। यह आपका मुंडक उपनिषद से, कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जिंद जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। जिंद अवेस्ता संबंधित किससे? तो ईरान से। किससे संबंधित है? ईरान से। यह आपका ईरान से संबंधित है। देखिए आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में निशाका से जाना जाता था किसे? निशाका से जाना जाता था स्वर्ण आभूषण को। जितने हमारे गहने हैं उन गहनों को उस समय प्राचीन काल में कहते थे निशाका। निशाका के नाम पे जाना जाता था। 14वीं सदी ईसा पूर्व में पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ था। बोगज कोई, जिसे कहते हैं एशिया माइनर से। बोगज कोई एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? तो समाज व्यवस्था से। जो मनुस्मृति है यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है वह कठोपनिषद है। यदि बात करें किसकी? नचिकेता और यम की। नचिकेता और यम की बात करें तो यह लिया गया, यह इसका जो संवाद प्राप्त होता है आपका, यह कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंधित सूचक है कौन?
कुंभा और क्रमू नदी, ये दो नदियाँ हमारी हैं जो आर्यों से संबंधित थी। ठीक है। अफगान के आर्यों से आगे देखते हैं। ये हम बात करते हैं सर्वाधिक सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है किससे, तो इंद्र से है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधर्यु का अर्थ क्या होता है, अधर्यु का यज्ञ करने वाला पुरोहित, इसका अर्थ होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा और अश्वपति शासक थे, कहाँ के, तो कैकेयी के शासक थे। उपनिषद काल के जो राजा हमारे थे अश्वपति या कैकेयी के राजा थे। स्वर्ग प्रतिसर्ग वंश मंत मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। ये जितने हमारे संकेतक हैं सब पुराण के संकेतक हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता था किसे, तो मनु को। यह मनु हमारा भारत के प्रथम विधि निर्माता माने जाते थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे, तो मनु। इनको प्राचीन काल को भी माना गया है। ठीक है। देखिए कौशे शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए, किसके लिए, रेशम के लिए। आगे बढ़ते हैं। कालसी की संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो एक उत्तम व्यक्ति का इसका अर्थ होता है। ऋग्वेद है क्या, ऋग्वेद स्रोतों का संकलन करता है ऋग्वेद। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है कहाँ से, तो अथर्ववेद से मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्रह प्राप्त हुआ था कहाँ से, तो पौरुषणी नदी से। इसको ये देखो जो 10 राजा थे हमारे, यह पौरुषणी नदी से मिला था। इसका वर्तमान नाम है रावी है। क्या नाम है, रावी नदी से मिला हुआ है। ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला हमारा जो टॉपिक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। देखिए हम बात करते हैं आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, महान जनपद का उदय एवं मगध साम्राज्य की बात करेंगे। ठीक है। देखिए उस समय हमारे 16 जनपद के उल्लेख मिले हैं। 16 जनपद के उल्लेख कहाँ कहाँ से मिले हैं आपके, तो अंगुत्तर निकाय से मिले हैं। अंगुत्तर निकाय से कितने जनपद, 16 जनपद के मिले हैं। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था किससे, तो यह चेदी वंश से संबंधित था। चेदी वंश से संबंधित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पे, तो राजस्थान में। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ था क्या, पाटलिपुत्र, जो हमारा पाटलिपुत्र से मिला था कुम्हार। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था, तो शिशुनाग के समय में हुआ था मालवा पे। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, और फिर इसका भी पुत्र था अजातशत्रु का, इसका भी क्या किया, हत्या कर दिया। ठीक है। मगध का सम्राट जिसे अपरोह परशुराम के नाम से जाना जाता था, वह महाजनपद महापद्मानंद थे। कौन थे, महापद्मानंद थे। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति कहाँ से, तो चंद्राकार से ये इसको आकृति मिली है। 6ठी शताब्दी की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी किसकी, तो चेदी की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यह कलिंग के राजा थे, उनके यहाँ यह मिला गया था कि एक नंद राजा के कहने पर एक नदी खोदी गई थी। उदयन वास दत्त कथा संबंधित है कहाँ से, तो कौशाम्बी से। इसी को समझो, उदयन था हमारा, इसका वास दत्ता की एक दत्त कथा थी, यह कौशाम्बी से संबंधित है। प्राचीन भारत में मगध समाज की सबसे प्राचीनतम राजधानी कौन थी, तो पाटलिपुत्र। उसकी जो प्राचीनतम राजधानी थी वही राजधानी पाटलिपुत्र। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा धार्मिक आंदोलन। ठीक है। अब हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन कौन कौन से आंदोलन हुए हैं। जैन धर्म के सारे के सारे आंदोलन रचनाएं। ठीक है। कौन कौन से आंदोलन थे, धार्मिक आंदोलन देखो शुरू करते हैं। सबसे हमारा पहला आंदोलन जैन धर्म। कौन सा है, जैन धर्म। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी किसने, तो भद्रबाहु ने की थी। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था कौन सा, विक्रमशिला। यह एक जैन धर्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, जिसे कहते हैं विद्यालय था, तो विक्रमशिला था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल डटे रहिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य कौन थे, तो विरोचन
अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति, ये लोग उसके महत्वपूर्ण आचार्य थे। आचार्य का मतलब क्या होता है? गुरु थे। सही सुमेलन, सूची 1 और सूची 2। पहला क्या है? स्थल है, दूसरे में क्या है? संबंधित तीर्थकर। श्रावस्ती, ये जो स्थल है इसके जो संबंधित तीर्थकर थे कौन थे? तो वो संभवनाथ थे। संभवनाथ हमारे श्रावस्ती के। कांकदी, इसके जो तीर्थकर थे सुविधानाथ थे। सुविधानाथ। अयोध्या स्थल के तीर्थकर थे ऋषभनाथ। पभोसा की बात करें, पभोसा में आपके पद्म प्रभु थे। पद्म प्रभु। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया गया था, जॉन मॉर्शल ने किया था। किसने किया था? कराया था तो जॉन मॉर्शल ने कराया था तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन। आगे देखिए, यदि बात करें महावीर का प्रथम अनुयायी बना कौन? तो जमाली। उन्हीं का दामाद, उनके दामाद का नाम था जमाली। यह उनका प्रथम अनुयायी बना था महावीर का। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चेत, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की ये आपकी सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? तो जैन धर्म है। तो जैन धर्म में तो 3 चलता है। पहला क्या आपका? सम्यक धारणा, सम्यक चेत और सम्यक ज्ञान, ये 3 इसकी बात कही गई। आजीविकरण संबंध संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। मखली गोसाल ये संप्रदाय थे आजीवक के। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था क्या? तो अर्थमागधी भाषा। ये जिस भाषा में लिखी गई थी वो भाषा थी हमारी अर्थमागधी भाषा। यापनी एक संप्रदाय था किसका? तो ये जैन धर्म का एक संप्रदाय था। कौन सा? यापनी। आगे बढ़ते हैं। तीर्थकर शब्द संबंधित किससे? तो आपका जैन धर्म से है। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संप्रदाय हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र से। कहाँ से? पाटलिपुत्र। प्रभासगिरी तीर्थकर स्थल कहाँ पे? तो जैन, ये शुरू किया था जैनों के द्वारा शुरू किया गया था प्रभासगिरी। आगे बढ़ते हैं, देखिए धर्म जो विश्व विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो जैन धर्म। जैन धर्म कहता है कि विश्व जो विनाशकारी प्रलय पर ये विश्वास नहीं करते हैं। जैनियों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो अगम सिद्धांत है। अगम सिद्धांत। अगम सिद्धांत जैन धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। दर्शन जिसने पुनर्जन्म में विश्वास को अस्वीकार किया, तो आपका है आपका देखिए चार्वाक। चार्वाक एक ऐसा दर्शन है, यह कहता है कि पुनर्जन्म, यह पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता है कि बच्चे का किसी आदमी का दोबारा जन्म होता है, ये इस पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, चार्वाक। अब हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। जैन धर्म हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए बौद्ध धर्म क्या है उसको देखते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो कुलुम्बनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान था उत्तर प्रदेश। बुद्ध की मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वह था गृह त्याग। वह था गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। सबसे पहले उन्होंने अपना प्रवचन सारनाथ दिया था। बुद्ध की उपदेश संबंधित थे आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। अब देखो, बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था। प्रथम उपदेश इनका। पहला उपदेश की बात करें वो आपका मृग सहित चक्र, यह उनका पहला उपदेश है। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ से? तो वैशाली में। कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कैसा? तो देवदत्त उनका संघ प्रमुख होना चाहता था। आगे बढ़ते हैं, देखिए बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति का सुभद्र था। सुभद्र, ठीक है। त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक क्या होता है? त्रिपिटक एक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, बुद्ध भगवान के उपदेशों का संग्रह को कहते हैं त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न इंगित करता है किसको? बुद्ध, धम्मम और संघ को। बुद्ध, धम्म और संघ को। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। उस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। संसार स्थिर और क्षणिक है, यह कथन था किसका? तो बौद्ध का।
बौद्ध ने कहा था कि ये संसार हमारा स्थिर है और क्षणिक है। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संग जीवन के लिए नियम प्राप्त होते हैं, तो विनयक पिटक में इन्होंने खुद लिखा है कि ये जीवन संघ के हिसाब से शुरू होता है। ठीक है, उसके प्रमाण मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आगे है आपका कि विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त के से अनुरोध किया था कि उसने उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? तो मेघवर्मन था। मेघवर्मन ने, यह एक विदेशी राजा था जिसने समुद्रगुप्त से कहा था कि हमको अनुमति दीजिए कि हम एक क्या बनाएं, बौद्ध विहार बनाएं। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने दो बनजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे दो बंजारे थे, कौन से? तो मल्लिक और तपस्सु, ये दो बंजारे थे। इनको सबसे पहले कहाँ पे दिया था इन्होंने? महात्मा बुद्ध ने इन दोनों को अपना सबसे पहले उपदेश दिया था। आगे देखते हैं। यदि बात करता है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित कहाँ पे? तो राजगिरी बिहार में है। राजगिरी बिहार में वहीं पे एक सप्तपर्णी गुफा है। विशुद्धिकम नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित? तो हीनयान। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्धिक दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली तो कौशाम्बी है। कौशाम्बी एक ऐसा तीर्थ स्थल है कि जहाँ पे बौद्ध धर्म वाले भी आ सकते हैं और जैन धर्म वाले भी आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे दोनों धर्म का सम्मान किया जाता है कौशाम्बी में। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किस पे? कर्म पे। पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इस पे कहता था। अफगानिस्तान का बामियान से प्रसिद्ध था क्या? बुद्ध प्रतिमा के लिए। ये एक बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था अफगानिस्तान का बामियान। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी किसने? तो बौद्ध धर्म ने। मूर्ति पूजा शुरू की गई थी बौद्ध धर्म से। वह काल जिसने बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई थी, तो वह कुषाण काल था। एक खड़ी प्रतिमा बनाई थी बुद्ध भगवान की कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सानात बुद्ध प्रतिमा संबंधित है कि गुप्त काल। ये गुप्त काल से भूमि स्पर्श मुद्रा की सानात में प्रतिमा, यह गुप्त काल से बनी है। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल था। जो विक्रमशिला में बना हुआ ना। उस्पुत के उत्खनन की बात करें तो उस्पुत के उत्खनन में सारी पुत्र की अवशेष प्राप्त हुए थे। कहाँ से? तो सांची से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के स्थित है, वह बोध गया बिहार में है। एशिया की ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता था किससे? गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में आए थे। किस काल में? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाला उपाध्यक्ष अतीश किस बिहार का प्रसिद्ध विद्वान था? तो विक्रमशिला बिहार का प्रसिद्ध विद्वान था। अर्धनारीश्वर मूर्ति के आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग के लिए। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था कहाँ पे? तो सारनाथ में दिया था। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा की थी बुद्ध ने। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ था, वह का आपका प्रथम उपदेश है, उनका पहला उपदेश था। तो दोस्तों हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को देख लिया। अब क्या है? अब देखते हैं थोड़ा सा भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म को देखते हैं। भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण ग्रंथ धर्म को देखते हैं। ठीक है, देखिए भगवत गीत मूलतः महाभारत का अंश है। यह किसने कहा था? तो विश्व पर्व का यह विश्व पर्व का है ना। देखो नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इच्छुका राजवंश ने की थी। इच्छुका राजवंश ने। एक आ गया सूची, सही सुमेलन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। पहले में क्या है? देवता है। दूसरे में क्या है? पहचान। शिव जी की देवता है, इनकी पहचान होती है त्रिशूल से। विष्णु की जो देवता है, इनकी जो पहचान होती है चक्र से होती है। गणेश की पहचान होती है उनकी रस्सी या फंदा से। सरस्वती की पहचान होती है वीणा से। ठीक है, आगे देखते हैं। दार्शनिक और दर्शन। दार्शनिक कौन है? रामानुज। यह विशिष्ट द्वैत है। माधवाचार्य ये आपके द्वैत हैं।
निम्बार्क जो आपके द्वैताद्वैत हैं, वल्लभाचार्य आपका शुद्ध द्वैत है। ठीक है, ये लोग हमारे दर्शन थे, ये दार्शनिक के दर्शन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि हम बात करते हैं आपका मंडन की, किसकी? मंडन मिश्र शिष्य थे, किसके? तो कुमारिल्स भट्ट के ये शिष्य थे मंडन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किसने कहा था? यह कहा गया है गीता में। यह हमारा कथन गीता का कथन है। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है कौन? भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है कहाँ से? तो हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख से मिला है। हेलियोडोरस का वेशनगर से यह अभिलेख मिला है कि भगवान धर्म से संबंधित प्राचीन इनके सब साक्ष्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है, कौन कौन से? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ये 4 हमारे मठ हैं, ये आदि शंकराचार्य द्वारा बनाए गए हैं। इसको देखते हैं कि नयनार थे क्या? नयनार आपके शैव धर्मानु ये हमारे शैव धर्मानुयायी थे, यानी जो शिव जी की पूजा करते थे उन्हें कहते हैं नयनार। सही स्वयं कीजिए। देखिए, सही स्वयं में क्या क्या है, बात करते हैं पहली सूची में और दूसरी सूची में। वल्लभाचार्य हमारे क्या थे? पुष्टि मार्ग थे। रामानुजाचार्य ये हमारे शिष्टि विशिष्टा द्वैत थे। मध्वाचार्य हमारे थे आपके द्वैतावाद। शंकर हमारे थे अद्वैतावाद। ये हमारी सूचियाँ थी। अब हम शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य। उधर हम सारी बातें देख चुके हैं दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य। इसके अंदर क्या क्या है सारी बातों को देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हम सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी परीक्षाओं में आपको, छोटी परीक्षा या बड़ी परीक्षा में देखने को इसमें सवाल जरूर मिलेगा। देखिए, शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य क्या क्या है इसमें। मौर्यों के इतिहास के लिए धार्मिक प्रमाणिक माना जाता है किसको? तो विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है किसके? मत्स्य पुराण को। ये आंध्रों के लिए है। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाला विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था किसको? जंगली वीद। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है वे कौन है? अग्निमित्र। अग्निमित्र एक ऐसे शासक हैं जो राजवंश से संबंधित नहीं होते हैं। किनसे? राजवंश से संबंधित नहीं होते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। कहाँ से? चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहलाता है वो आपका 12वां शिलालेख है। 12वां शिलालेख में यह अशोक की सारी बातें बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। वह 8 वर्ष बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। प्राकृतिक भाषा के पोषक थे कौन? तो यह सातवाहन नरेश। यह किसके थे? प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था सातवाहन काल में। देखो, कहने का मतलब कि जो कला की जो हमारे कला संस्कृति थी उसका सबसे ज़्यादा सम्मान मिला था सातवाहन काल में। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई थी ये कुषाणों के शासनकाल में। किनके? कुषाणों के शासनकाल में। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, यह दोनों लोग, यह हमारे गिरनार क्षेत्र में पानी की व्यवस्था को इन्होंने सुचारू रूप से बनाने के लिए इन्होंने ध्यान दिया था। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि शुद्ध बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह किसने कहा था? तो अशोक ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? तो अशोक ने किया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुप्रसिद्ध सुरक्षित स्तंभ कौन सा? तो लौरिया नंदगढ़। यह सबसे सुरक्षित आपका स्तंभ है। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है, ये आपके बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया था वह आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। कहाँ है? एमपी के दतिया में। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख ये मिले आपके शिलालेख 12 में। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था ब्राह्मणी लिपि।
आगे देखते हैं। यदि बात करें प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला था तो अनुराधापुर में इसको सबसे पहले पता चला था, अनुराधापुर में। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे ये प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। देखिए आगे आगे देखते हैं। यदि बात करें कि अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिम भाग में उत्तीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। किस लिपि का? तो अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी। अशोक ने 3 भाषाओं का प्रयोग किया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है कौन? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में अशोक ने इलाहाबाद में सूचना प्रदान किया। फाहियान भाग में आया था, यह आया था 399 एडी में आया था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें। मौर्यन मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। देखो समाहर्ता आपका में संबंधित था। ठीक है। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा कौन था? तो मिस्र था। मिस्र। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो एंटिगोनस था। एंटिगोनस गोनटास ये हमारा अशोक का मकदूनिया में राजा था, समकालीन राजा था। टलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजन संबंध थे शासक था वह मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह कौन सा धर्म था? तो हमारा फ्लीट। कौन सा धर्म था? फ्लीट धर्म का उन्होंने प्रयोग किया था, समर्थन किया था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मणी है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने किया था। सांची का स्तूप बनवाया था किसने? तो अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। ब्राह्मण लिपि का प्रथम उदयवाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था स्तंभों पर। किस पे किया गया था? स्तंभों पर किया गया था। आगे देखते हैं। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र का है। ठीक है। मौर्य काल में तक्षशिला के सिद्धांत शिक्षा केंद्र के द्वारा खुले थे तो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए खुले थे, यानी सभी के लिए खुले थे। लेकिन हाँ ठीक है। मौर्य काल में दंड विधा थे कौन कौन से? तो काफ़ी कठोर थे। मौर्य काल के जो हमारे जो दंड थे वो बहुत कठोर थे। ठीक है। देखिए आगे हम देखते हैं। यदि बात करता है कि कालसी प्रसिद्ध क्या? तो ये अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में किए थे। श्रवणबेलगोला में उन्होंने अंतिम दिन अपना करके बिताया था। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई थी तो शिलालेख 12 में की गई थी। अब हम बात करते हैं, इनका अगला टॉपिक है मौर्योत्तर कालीन भारत। कौन सा? मौर्योत्तर कालीन भारत। ठीक है। देखिए इसकी हम बात करते हैं तो इसमें सिमुक संस्थापक था सातवाहन का। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे तो ताम्र धातु के। किसके सिक्के थे? ताम्र धातु के। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है किसका? सातवाहनों का उल्लेख दूसरे में नहीं है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत किसने दिया था? तो हाथी गुफा का अभिलेख इसी में मिला है, खारवाल का विषय का उल्लेख जानकारी। अब देखते हैं इसमें तो राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश किसका है? तो सातवाहन का सबसे पुराना राजवंश है। बात करते हैं मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्राचीनतम राज्य कौन सा है? तो सातवाहन का राज्य सबसे प्राचीनतम है। यदि हम बात करें सातवाहनों की राजधानी का अवस्थित थी कहाँ पे? तो अमरावती में थी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि तो 81 ईस्वी सन में शुरू की गई थी। बुद्ध का सिक्कों का अंकन हुआ था कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। आगे हम देखते हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं कि उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? तो कुषाणों ने। सबसे ज़्यादा सिक्के तांबा के शुरू किया था कुषाण वंशों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है कहाँ से? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन में मिलता है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाया था किसने? तो कुषाण ने चलाया था।
बिना बेकार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था किसने? तो रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि विख्यात प्राप्त नाम फले फूले, यह शुंग राजवंश के समय में इनका नाम फले फूले रखा गया था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब से? तो विक्रम संवत की बात करें तो 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था विक्रम संवत। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे कौन से? पुष्यमित्र शुंग के समय में। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर क्या होता है? इसका जो अंतर होता है कितने सालों का होता है? तो 135 सालों का अंतर होता है। विक्रमी संवत और शक संवत के बीच में अंतर 135 साल का होता है। ठीक, अब हम देखते हैं एक सुमेलित सूची है, पहली और दूसरी। डिमेंट्रियस क्या है? तो डिमेंट्रियस आपकी सेकेंड सूची में आपकी हिंदी यूनानी है, हिंदी यूनानी है। रुद्रदामन क्या है? रुद्रदामन शक है। और गोल्डोफर्नीस क्या है आपका? पल्लवन है। वीम क्या है? वीम आपका कुषाण है। ठीक है, देखिए हम शुरू करेंगे अपना प्राचीन भारत और विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुए थे इसको देखेंगे। आपका मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेनसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ जो बनवाया था, तो यह बनवाया था हेलियोडोरस ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने बनवाया था। आगे देखते हैं, हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे सबसे पहले यूनानी लोग थे। सबसे पहले हमारे देश को इंडिया नाम से संबोधित किया था। हिंद यवन शासक जिसे शीशे के सिक्के जारी किए थे, किसने किए थे? तो स्ट्रेंट्रो थर्ड ने किए थे, शीशे के सिक्के जारी किए थे। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वो आपका भीम कडफिस ने सबसे पहले यह सोने के सिक्के को जारी किया था। आगे देखते हैं, वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था वे कौन थे? तो पुरु थे। पुरु जिसे कहते हैं पोरस उन्होंने सिकंदर ने झेलम नदी पे इनको पराजित किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। वह मस्सक के जो विद्रोह हुआ था मस्सक वाला, उसी समय जो स्त्रियां थी उन्होंने सिकंदर के ऊपर अपनी क्या कहते हैं कि उनके विरुद्ध में शस्त्र धारण किए थे, स्त्रियां उठाए थे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद की प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे किसको? तो कनिष्क के दरबार में चरक जो हमारे यह प्रसिद्ध विद्वान थे आयुर्वेद के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम शुरू करेंगे, अपना अगला टॉपिक है संगम युग जिसे कहते हैं कि चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चोल वंश का शासक जिसने श्रीपाद शेखर की उपाधि धारण की थी तो कौन थे? तो राजा राम प्रथम थे। राजा प्रथम, इन्होंने शेखर की उपाधि धारण की थी। संगम ग्रंथ तोलकाप्यम आधारित थे किस पे? तो व्याकरण पर आधारित थे। किस पे आधारित थे? व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, कौन सा वेद है? तो कुरल वेद है। कौन सा है? कुरल। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो था। ठीक है, तृतीय संगम युद्ध हुआ था मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था तृतीय संगम युद्ध। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, वो स्थित कहाँ पर है? तो वह स्थित आपका तंजावुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका अगला जो हमारा जो टॉपिक है वह दक्षिण भारत का इतिहास जिसे कहते हैं चोल, चालुक्य और पल्लव। ये तीनों के तीनों इसमें आएंगे। इसके अंतर्गत एक विशेष सूची है, विशेष सूची प्रथम और विशेष सूची सेकेंड। पहले में क्या है? शासक और दूसरे में वर्ष है, यानी राज जो शासक किया था ये 985 से लेकर 1015 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासक किया था। राजाधिराज प्रथम ने 1044 से लेकर 1052 तक इन्होंने शासक किया था। कुलोत्तुंग प्रथम ने यह 1070 से 1120 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। और विक्रमचोल की हम बात करें तो विक्रमचोल जो शासक थे इनका जो शासन वर्ष था वो 1120 से लेकर के 1133 ईसा पूर्व तक इनका शासन चला। आगे देखते हैं, एक और विशेष सूची है, इसको भी देखते हैं। देखिए, एक तरफ में पहले विशेष सूची में राजवंश है, दूसरी सूची में आपकी राजधानी है। तो पूछा कि पल्लव जो राजवंश है इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी कांची थी। कदम्ब की राजधानी कहाँ थी? तो कदम्ब की राजधानी वनवासी थी। पांड्य की राजधानी मदुरा और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? तो चोल कला से, ये जिसका उदाहरण है वह चोल कला से उदाहरण है। ठीक है, वह राजवंश जो अपने
शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, वह चोल हैं। चोल एक ऐसा वंश था जो अपने शासनकाल के तहत ही वह उत्तराधिकारी घोषित कर देता था कि अगला शासक कौन होगा। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो चोल के पास नौशक्ति, तो इसके पास बहुत ज़्यादा भारतीय जो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। इसमें दिया कि चोलगंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का आश्रय दिया जाता है किसको? तो वह दिया जाता है राजेंद्र को। ठीक है, राजेंद्र को दिया जाता है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह राजा राज प्रथम ने कराया था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो एक कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। सबसे ज्यादा कोरोमंडल के तट में फैला था। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। कौन? तो टोट्टा वारियम देखता था। टोट्टा वारियम। चालुक्यों की राजधानी कहाँ बनी थी? तो ये वातापी बनी थी। वातापी। यदि हम बात करते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन से, तो चोल राजाओं ने स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध करते थे। कहाँ पे? तो स्त्रियां तथा पुरुष दोनों मिलकर वह भोजनालय का प्रबंध करते थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तराधिकारी उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो श्रीलंका के उत्तर भाग में जो विजय प्राप्त किया था वह राजराज प्रथम था। ठीक है, कौन था? वह राजराज प्रथम था। आगे देखते हैं, चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था किसने? तो मलिक काफूर ने समाप्त किया था। मलिक काफूर ने क्या किया था? समाप्त किया था चोल साम्राज्य को। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। वो आपका कुंतोलंग, वो आपके जो राजा थे कुलोत्तुंग प्रथम नाम के राजा थे। इन्होंने श्रीलंका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया और वहीं के राजा सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। ठीक है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो 72 जो व्यापारी जो चीन में गए थे वह कुंतोलतुंग प्रथम के इसी ने भेजा था। इन्हीं कार्यकाल में वो गए थे चीन में 72 व्यापारी। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चीन यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के मध्य संबंधों का विवरण दिया था तो वेनसांग था। वो चीन और भारत के बीच में जो संबंध थे इसको बताया था वेनसांग ने। आगे देखते हैं। देखिए, यदि हम बात करें किसकी, तो बात है कि किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्राप्त किए जाते थे? तो चालुक्य वंश में। ठीक है। मत विलास प्रहंस के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन है। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, लोह के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन आप आगे देखते हैं कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का लेखन हुआ तो पुलकेशिन सेकेंड के एहोल्स अभिलेख में इसका लेखन हुआ था। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकंश में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है और इसका तुल्य वर्ष माना जाता है 634 ईसा पूर्व। ठीक है। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे किसको? तो पल्लव की सभा को यह अलंकृत करते थे। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी वह नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज के शासनकाल में यह बनवाया गया था। एक फिर सूची आ गई, सूची को हम देखेंगे। सूची में आपका सूची नंबर 1 और 2। पहली सूची में आपका कि दक्षिण भारत की समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और दूसरे में उनके राज्य। जो हमारे धनंजय नरेश, इनका जो राज्य था कुशतलपुर इन्होंने शासन किया और नीलराज इनका जो राज्य था अवमुक्त था। उग्रसेन की बात करें तो इसका पालक्का था। विष्णु गोपा की बात करें तो उनका जो राज्य था वह था कांची। एक और आपका सूची आ गया, इसको देखते हैं सूची क्या है। सूची आपकी है कि पहले में राजवंश है, दूसरे में राजधानी है। यानी पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वह राजधानी थी कांची। बात करता है अगला बी में कि पांडे राजवंश की राजधानी तो मथुरा थी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी और काकती वंश की राजधानी वारंगल बनाई गई। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल। देखते हैं गुप्त काल। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रथम करता है। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रचित मुद्राएं हैं कौन? तो वह चंद्रगुप्त सेकेंड के द्वारा यह मुद्राएं सुचारू रूप से चालू की गई थी।
रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसने रजत के सिक्के जारी किया था। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। आगे देखते हैं। शक विजेता जाना जाता है किसको? तो चंद्रगुप्त सेकंड को। इसे कहते हैं शक विजेता था। गुप्त शासक जिन्होंने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी तो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने हुड़ों पर शासक अपना विजय प्राप्त किया था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था क्या? तो उसे कहते थे दिनार। जो गुप्त वंश की जो मुद्रा थी उसे कहते थे दिनार। आगे देखते हैं। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है क्या? तो कांस्य का सिक्का। जो हमारे कांस्य के सिक्के बनते थे उसी का वाचक है दिनार। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ था यह एरण से। कहाँ से प्राप्त हुआ? एरण से 437 से लेकर 38 ईस्वी ईसा पूर्व के मदरौ अभिलेख में एक भव्य सुंदर मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। वह मंदिर है, उसके जो बुनकर थे वह थे निर्माणकर्ता रेशम बुनकरों श्रेणी में। किसमें? रेशम के बुनकरों की श्रेणी में मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है। ये गुप्त काल से। किस काल से? गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसने शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त वंश को कहा गया था क्या? स्वर्ण युग। आगे देखते हैं। यदि बात करें राजवंश जो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ तो वह कौन था? गुप्त वंश हमारा हुड़ों के आक्रमण से विचलित हो गया था। भाग और बलि थे कौन? यह राजस्व के स्रोत थे। ठीक है। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी? तो दिनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी? तो साख्य है। यदि बात करें कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो मीमांसा से। किसे? मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो गौतम ने किया था। सबसे पहले न्याय की बात करें तो न्याय को प्रचारित किया था गौतम ने। आगे देखते हैं। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक का जो लक्षण था वह है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखते थे नास्तिक और आस्तिक। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था किसने? तो शंकर देव ने बनाया था। बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है किसे? तो भास्कर को। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक यह नायिका कौन था? तो अग्निमित्र था। काश्यस्थ जाति की सर्वप्रथम उल्लेख किया था किसने? तो याज्ञवल्क्य ने किया था। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विभाजन सर्वप्रथम किया था किसने? तो नारद ने किया था। ठीक है। पूर्णबंधन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ पे? तो उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था तो ताम्र लिप्ति बंदरगाह से यह आपका व्यापार होता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ था तो एरण से प्राप्त हुआ था। एरण से। कुमारगुप्त प्रथम के मंद सौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों से। ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका उल्लेख मिलता है? तो जहांगीर का मिलता है। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है वह कौन है? तो समुद्रगुप्त है। यह सबसे पहले क्या करता था? इसने अभिलेख को जारी किया था। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया वह समुद्रगुप्त है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। अब हम शुरू करेंगे। अगला टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए बाणभट्ट के हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया गया? तो बृहद्रथ का शासन इसका उल्लेख किया गया है। एक सूची आ गई। पहली सूची में विदेशी यात्री, दूसरे में क्या है? भारत भ्रमण वर्ष। फाहियान की बात करें तो फाहियान हमारे एक विदेशी यात्री था। इन्होंने भारत में 399 से 414 ईसा पूर्व तक इन्होंने भ्रमण किया। वेनसांग की बात करें तो यह एक विदेशी यात्री था। 629 से लेकर 645 ईसा पूर्व तक इन्होंने भारत में भ्रमण किया। इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग विदेशी यात्री था। इन्होंने 672 से लेकर 693-94 ईसा पूर्व तक इन्होंने भारत में भ्रमण किया। अल मसूदी की बात करें तो अल मसूदी 915 से लेकर 916 ईसा पूर्व तक भारत में भ्रमण किया। आगे बढ़ते हैं। ये पूरी क्लास में रैपिड फायर क्लास है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखिए अगला हमारा सवाल है कि राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया गोपाल, नंदीवर्मन और
पल्लव, मल्ल, ये जितने ये हमारे जो दो राजा हैं, इनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। स्तूप जिसने आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती है तो अमरावती से प्राप्त होती है। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है तो अमरावती, और नागार्जुन कोंडम से यह दोनों से विशेषताएं मिलती है आर्यक स्तंभ की। शासक जिसने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया था तो वह आपका प्रवरसेन प्रथम ने किया था, जो 4 इसमें अश्व थे, मेघ अश्व। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो यह आपकी स्थित कहाँ पे है, तो यह गुजरात में स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। 6ठी-7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था, तो लाट में कर रहा था, लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी कहाँ पे, तो गोवा में थी। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था क्या, द्रम था, द्रम। मध्य प्रदेश में मशहूर शहर का निर्माण किसने कराया था, तो हर्षवर्धन ने करवाया था। एक मशहूर हर्षुल शहर का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कौन कौन सा आयोजन था, और कहाँ किया था, तो कनौज में किया था और प्रयाग में किया था। अब हमारा अगला टॉपिक है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए पहला आपका है कि वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया वो आपका उदयगिरी गुफा और विदिशा में। ठीक है, यहाँ पे और विष्णु जी का अवतार दर्शाया गया था। आगे बढ़ते हैं। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है का, चंद्र। मेहरौली के जो राजा थे उनका नाम था चंद्र। मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु ने के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे नागसेन। ठीक है, एलोरा में गुफाएं और शैलकित मंदिर हैं। तो हिंदुओं और बौद्धों और जैनों, इन तीनों को, हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के आपके मंदिर और गुफाएं हैं एलोरा में। ठीक है, अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर सबसे इन्फ्लुएंस है। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो यह मीनाक्षी मंदिर हमारा है, यह मदुरई में स्थित है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था किसने, तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लव वंश के द्वारा। किसके द्वारा, पल्लव वंश के द्वारा। हीनयान अवस्था का शिला विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ पे, तो कार्ले में स्थित है। कहाँ पे, कार्ले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं और वह केंद्र है कौन सा, कन्हेरी के अंतर्गत 100 से अधिक बौद्ध की गुफाएं बनाया गया है। वह शैलीकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकंश मिलता है वो आपका कन्हेरी। ठीक है, सोनपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था, तो धर्मपाल ने कराया था। आगे बढ़ते हैं। गांधार कला की शैली एक संश्लेषण है किसका, भारतीय तथा कानूनी यूनानी कला का, यह आपका संश्लेषण है। सांची के महास्तूप के 4 चरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था, सबसे पहले दक्षिणी चरण का निर्माण हुआ था। किसका, दक्षिणी का। आगे देखते हैं। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं वह स्थित कहाँ है, वह स्थान आपका दतिया में बने हुए हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण। द्रविड़ शैली में के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है, तो गोपुरम का अर्थ होता है कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एक बहुमंजिला भवन। तोरण के ऊपर बने यानी जो मंदिर होते हैं वो बहुमंजिला बने होते हैं। यह द्रविड़ शैली की यह आपका तात्पर्य है, शैली वहाँ की है। यदि बात करें भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर की शैली में निर्मित हैं तो नागर शैली में, भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर है हमारे नागर शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, किसके लिए विख्यात है, तो एलिफेंटा के लिए विख्यात है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चंद्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है वह स्थित कहाँ पे, तो कांची में स्थित है। कहाँ, कांची में। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, यह कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर स्थित है कहाँ पे, तो तिरुमल्ला पहाड़ी पे स्थित है। तिरुमल्ला की पहाड़ी पे स्थित है भगवान रंगनाथा का मंदिर है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसको, तो पल्लव वंशों को दिया जाता है। एक वंश से पल्लव वंश उनको दिया जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासन किसके शासनकाल में, तो राणा कुंभा के शासनकाल में यह आपका निर्मित हुआ था कीर्ति स्तंभ। शैलीकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है किसको, तो कैलाश मंदिर और एलोरा मंदिर को माना जाता है। ठीक है,
दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकंप नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है, वह बिदेश्वर मंदिर में है। कहाँ पे? बिदेश्वर मंदिर में सबसे बड़ी एक नंदी की मूर्ति बनाई गई है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का निर्माण बनवाया था। किसने करवाया था? तो पल्लव द्वारा बनवाया गया था। वह स्थान जहाँ पर आज कुतुबुद्दीन एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफाएं मंदिर स्थित है, वह औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का प्रतिम उदाहरण है, वह स्थित है कहाँ पे? तो दतिया में है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने? तो चंदेलों ने करवाया था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। कोणार्क का मंदिर संबंधित है किससे? तो सूर्य से संबंधित है कोणार्क का। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है कौन सा? तो ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर किसमें बनाया गया है? ये बनाया गया आपका द्रविड़ शैली में। यदि हम बात करते हैं अजंता की चित्रकारी दर्शाती है किसको? ये दर्शाती है जातक कथाओं को। किसको? जातक कथाओं को। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने? तो चंदेलों ने करवाया था खजुराहो में। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध, हिंदी और जैन शैली की गुफाएं एक साथ विद्यमान है कहाँ पे? तो एलोरा में है। एलोरा में बौद्ध की और हिंदी और जैन तीनों की शैली की गुफाएं विद्यमान है एलोरा में। एक सूची आपको सामने मिलकर देखने को। देखिए सूची क्या है? सूची 1 और सूची 2 बात करता है स्फूत की। तो स्फूत हमारा कहाँ है? सांची में है। चित्रकारी बाग, कनिक की सिर विहीन मूर्ति मथुरा में, दशावतार मंदिर देवगढ़ में। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार को देखेंगे। सुमेने तो सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में लेखक है। यानी रास पंचाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके नंददास हैं। बात करें चैतन्य भागवत जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो वृंदावन दास हैं। चैतन्य मंगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयनंदा हैं। ठीक है। भक्ति रत्नाकर पुस्तक के लेखक नरहरि चक्रवर्ती हैं। एक और सूची है, इस सूची को भी देखते हैं। सूची में क्या है? पहले में आपकी ग्रंथ है सूची में, और दूसरी सूची में आपका रचयिता, यानी रागमाला जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो पुंडरिक विट्ठल है। रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो श्रीकंठ है। राग विबोध ग्रंथ के लेखक सोमनाथ। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन है? तो वेंकट रमन है। ठीक है। अभी देखते हैं चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। किसने रखा? तो ख्वाजा जिया-उद-दीन नक्शबी ने रखा था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। आगे देखते हैं। एक और सूची है। सूची 1 में दर्शन, सूची 2 में क्या प्रचारक हैं? न्याय दर्शन के प्रचारक गौतम, उत्तर मीमांसा के प्रचारक बादरायण, पूर्व मीमांसा के प्रचारक जैमिनी और वैशेषिक दर्शन के प्रचारक हैं आपके कणाद। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है। कितने अध्याय? यानी चरक संहिता में 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है, तो खुद्दक निकाय से संबंधित है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन है? तो दंडी में है 10 कुमार चरितम। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि बात करता है किसकी, तो द रूट्स ऑफ एंटियंस इंडियंस के लेखक कौन है? तो W.A. फेयर सर्विस है। W.A. फेयर सर्विस। कल्लड़ की रजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था किसने? तो रूज जोन राज एवं श्रीवार ने आगे बढ़ाया था। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे कौन? तो मनु थे। विधि निर्माता मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। किसके? जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल के सभा को अलंकृत करते थे। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? तो भगवती सरस्वती थी। बात करता है कि मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधेयता कौन थे? तो विज्ञानेश्वर थे। मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों जो जैन धर्म के अनुयायी थे उसे हेमचंद सूरी कहा जाता था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ है कि काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी तो हमारे आर्यभट्ट हैं। गौंडवाहों के रचयिता कौन थे? तो
वाक्यपति थे। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था कौन? ब्रात्य क्षत्रियों का। ठीक है। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या किसने की थी? तो मनु ने की थी। किसने की थी? मनु ने की थी। मालसोलास शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सोमेश्वर थर्ड ने की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक हमारा पूर्व मध्यकाल। दोस्तों यह रैपिड फायर क्लास है। इसके अंतर्गत 25,000 प्लस क्वेश्चन है। हम सभी को धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। देखिए हम शुरू करते हैं। एक सूची हमको मिलेगी, सूची 1 और सूची 2। पहली सूची में क्या है कि सर्ववर्मन कौन है? तो ये आपका असीरगढ़ प्रताप ताम्रपत्र है। ये क्या है? ये आपका एक असीरगढ़ ताम्रपत्र है। ईश्वर वर्मन क्या है? ये जैनपुर प्रस्तर अभिलेख है। और ईशान वर्मन क्या है? ये हरहा पाषाण अभिलेख है। और जीवित गुप्ता थर्ड सेकेंड क्या है? तो दैव बर्डार्क अभिलेख है। ठीक है। ये हमारे सब अभिलेख हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो नन्नुक था। नन्नुक। होयसल्स वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णु वर्मन ने अपनी राजधानी बनाई थी तो द्वार समुद्र में बनाई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए राजवंश जो कन्नौज पर आधारित आधिपत्य साहित्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे कौन? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये तीनों त्रिकोणीय पल्लव में जुझे हुए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक जिन विहार बनवाया था। यह बनवाया था सारनाथ में। हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था किसने? तो यह कराया था दंती दुर्ग ने कराया था। किसने? दंती दुर्ग ने कराया था। यदि हम बात करते हैं रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो उनके अनुयायियों को वैष्णव कहते थे। वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह आपकी होयसल थी। कहाँ पे? होयसल थी। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी कहाँ पे? बनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घृत करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक कौन थे? तो क्षेमेंद्र थे। क्षेमेंद्र। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था वह कौन था? तो यशो वर्मन का नाम था। लक्ष्मण से अलग नाम था, लक्ष्मण वर्मन। ठीक है। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है किसको? तो लक्ष्मण सेन को। इन्होंने एक और यश को चलाया था। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था वह कौन था? तो विद्याधर। विद्याधर एक ऐसा शासक था जिन्होंने महमूद गजनवी से हार नहीं मानी। ठीक है। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? तो बुंदेलखंड का नाम था जेजाक भुक्ति। आगे देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे किससे? तो चेदी वंश से संबंधित थे। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। रणकुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था, वो संगीत राज था। संगीत राज। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे सवाल या जो हमारा टॉपिक है ये विविध है, जिसे कहते हैं मिसलेनियस। इसको हम देखेंगे। पहला में क्या है? वह पुरास्थल जहाँ से सुपारी के दो कार्बनीकृत बीज पाए गए वो था वटगल से मिले थे। सूची है और शासक है। दूसरे में शासक है, दूसरे में राजवंश है, पहले में शासक है। देखिए गोविंद थर्ड यह शासक था किसका? यह शासक इसके जो राजवंश थे ये राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था। वत्सराज कौन सा? यह शासक था, यह गुर्जर पतिहार वंश का शासक था। देवपाल की बात करें तो देवपाल हमारा पाल वंश का शासक था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट की बात करें तो यह पल्लव वंश का शासक था। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है क्या? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपका औरंगाबाद में स्थित है। देखिए एक और सूची आपको मिल गई, सूची 1 और सूची 2। पहले में क्या है? पर्यटन आकर्षक और दूसरे में क्या स्थान है? यानी कबीर की समाधि का स्थिति कहाँ पे है? तो आपका मगहर में, यानी बस्ती। मगहर कहाँ पड़ेगा? बस्ती पड़ेगा। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? तो फतेहपुर में है, फतेहपुर सिकरी में है। गोविंद देव मंदिर आपका स्थान है वृंदावन में। बौद्ध स्तूप आपका कुशीनगर में। ठीक है। एक और आपका सुमिलित सूची आ गई, इसको देखिए। राजवंश से एक में और एक में का राज के प्रतीक है। परमार राजवंश का प्रतीक क्या था? सूर्यदेव। मलकेतु का प्रतीक है आपका वराह।
चंदेल राजवंश का प्रतीक चिन्ह आपका राजलक्ष्मी है। जो कि गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश का राजकीय प्रतीक आपका भगवती है। एक और आपका सूची मिल गई, पहले में बिहार, दूसरे में राजा। जगदल बिहार के राजा थे रामपाल, विक्रमशिला बिहार के राजा धर्मपाल, सोनपुर बिहार के राजा धर्मपाल, सलवन बिहार के राजा श्री भवदेव थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि बात करें शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, कौन था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। इन्होंने 642 में सिंघल द्वीप पर अपना विरुद्ध भेजा था समुद्री अभियान। प्राचीन श्वेतांबर और जैन मंदिर स्थित है कहाँ पे? तो पालिताना जो स्थित है गुजरात में, यहाँ पे प्रसिद्ध है। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था कौन सी थी? तो नाना देशी एवं नगरम, ये 2 संस्था थी विदेशी व्यापार से संबंधित थी। उद्दालक आरूढ़ प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ये कुरु पचाल के थे। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। किसने दिया था? भास्कर ने दिया था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, जो जहाँ है वह अनंत भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं, यह कहा गया था महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था कौन सा था? उपज का 6ठा भाग हिंदू में। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? तो उसे कहते हैं विदक भागम। क्या कहते हैं? विदक भागम कहते थे। वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायण को श्राय प्राप्त था कहाँ से? तो विजयनगर राजाओं से प्राप्त था। वेशनगर अभिलेख का लेहियोडोरस निवासी था कहाँ का? ये जो निवासी था हमारा तक्षशिला का निवासी था। आगे देखते हैं। यदि बात करें श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी, किसने कराई थी? तो इसकी जो स्थापित करवाई थी तो ये थे आपके चामुंडे राय ने इसको स्थापित करवाया था। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर। एम्फोरा जार होता है एक, क्या है आपका? लंबा एवं दोनों तरफ हथेदार जार, इसे कहते हैं आपका एम्फोरा। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व से, और खसरा नामक दस्तावेज से आशय होता है कि राजस्व संबंधित एक दस्तावेज होता है जिसके अंतर्गत सारी बातें लिखी हुई होती है। ठीक है, खसरा खतौनी। आगे देखते हैं। सामान्यतया पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है, तो पुराना किला जो हमारा दिल्ली में है, इससे उसकी पहचान की जाती है पुराना किला से। देखो जो हमारा पुराना किला है ना, इसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ के साथ आपका पांडवों की जो राजधानी बनाई गई थी वो पुराना किला के नाम से जाना जाता है। ये स्थित है कहाँ पे? दिल्ली में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।